अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल रात लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की रहायशगाह पर एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस के छापे ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कार्रवाई का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे रही है, जबकि वफाकी हुकूमत ने इस कार्रवाई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से वजीर खजाना इसाक डार ने शाह महमूद कुरैशी से रब्ता किया और इस कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिये के मुताबिक इसाक डार ने कहा है कि परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। यह कार्रवाई निगरां पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है। अहम बात यह कि कल रात तकरीबन 11 बजे एंटी करप्शन और गुजरावाला पुलिस की टीम ने साबिक वजीर आला के घर पर छापा मारा, मुहासरा किया और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद पुलिस घर में दाखिल हो गई और घर के अंदर और घर के बाहर कई घंटों तक कशीदगी जारी रही। एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस गुजरावाला में दर्ज एक मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार करने आई थी, मगर परवेज इलाही की कानूनी टीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो अदालत से परवेज इलाही की जमानत 6 मई तक ले चुके हैं। मगर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के मौक़िफ़ पर डटी रही और मौक़िफ़ अपनाया कि एंटी करप्शन उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार करने आई है। पंजाब पुलिस का परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन तकरीबन 8 घंटे तक जारी रहा, मगर परवेज इलाही की रिहायशगाह पर गैर मौजूदगी की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही और घर में मौजूद मुलाजमीन समेत 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर छट्टा ने बताया कि घर के अंदर से मुजाहिमत की गई, पत्थर मारे गए, पेट्रोल बम फेंके गए, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। इन्होंने लॉक किया, गेट को बंद कर दिया, लॉफुल ऑर्डर, ये अपने आप को अरेस्ट दें और इन्होंने अंदर से पेट्रोल भी फेंका पुलिस के ऊपर। इट इज़ नॉट अ सर्च वारंट इशू, ये इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और उनकी अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जब सहाफ़ियों ने वहां मौजूद एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वक्कासुल हसन से पूछा कि क्या आप सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक बात है, लेकिन आप बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। आपका इदारा सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सच है? जी, हम क्या कह सकते हैं, सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो जिसने करप्शन की, जिस जगह हुकूमत में जो करप्शन कौन कर सकता है, जिसके पास इख्तियार होता है। सर हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि हुकूमत जाने के बाद एक्शन लिया जाता है? ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जी ये पाकिस्तान का इसका मतलब है सियासी तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब पाकिस्तान में कौन सा इदारा सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। इधर कहाँ से आए थे कि ये आज आपने गिरफ्तारियां पर? ये तो जी बड़े दिनों से उनको बुलवा भी रहे थे, उनकी इंक्वायरियां और वो जमानत भी थी उनकी, जमानत के बावजूद। और अब अपनी गिरफ्तारी से बचने और गिरफ्तारी में मुजाहिमत करने पर परवेज इलाही के खिलाफ आज दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस एहलकारों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके जाने के इल्जाम में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें चौधरी परवेज इलाही समेत 19 अफराद को नामजद किया गया है। जबकि दूसरी तरफ उनकी रिहायशगाह पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ उनके बेटे रासिक इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है तो इल्जाम साबित होने से पहले उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, और अगर गिरफ्तारी करना जरूरी है तो रात के अंधेरे में गिरफ्तारी का क्या जवाब बनता है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी ट्वीट में छापे की मजम्मत करते हुए कहा है कि घर में मौजूद खवातीन और अहले खाना की इज्जत और एहतराम से मुकम्मल बेनियाज होकर परवेज इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे मारे गए। हम अपनी निगाहों के सामने पाकिस्तान में जमहूरियत को रेजा रेजा होते देख रहे हैं। छापों से जमहूरियत कमजोर होगी। इमरान खान ने यह भी कहा था कि आज वो फैसला करेंगे कि क्या हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने हैं या नहीं। उनका खिताब शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, इमरान खान ने कहा था कि वो आज फैसला करेंगे कि क्या नेगोशिएशंस हुकूमत के साथ जारी रखनी है या नहीं रखनी है, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो एलामिया आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें यह कहा गया है कि इसाक डार साहब ने रब्ता किया शाह महमूद कुरैशी से और यह कहा है कि वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है कल के इस छापे से, और ये पंजाब की जो निगरा हुकूमत है उसका इकदाम है। तो क्या समझा जाए कि जो नेगोशिएशंस हैं इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो जारी रहेंगी कल के वाक़े के बाद भी? नहीं, मैं समझता हूँ कि जारी रहनी चाहिए। जैसे कि इसाक डार साहब ने वाजे किया है कि जो कल का रेड था वो पंजाब हुकूमत के महकमे एंटी करप्शन ने किया था और उसमें कोई वफाकी हुकूमत की एजेंसी मुलव्वस नहीं थी, ना वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म की रिक्वेस्ट की थी सूबाई हुकूमत के साथ। लेकिन एक इशू जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम ये तमाशा देख रहे हैं कि खान साहब के ज़मान पार्क के ऊपर भी रेड होता है और खान साहब नहीं पकड़े जाते। उनके परवेज इलाही साहब के घर पे रेड होता है, वो नहीं पकड़े जाते। आखिर ये लोग क्या हैं? ये कानून से बड़े हैं,
या ये तमाम फरमाइशी प्रोग्राम होता है, नूरा कुश्ती होती है कि हमें ज़रा लीडर बनाओ। देखिए हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब से लेकर शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, हमजा, शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, मैं, साद रफ़ीक, राना सदाउल्ला, हनीफ अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एक लंबी तवील फहरिस्त है हमारे MPs MNAs की। जिस इदारे ने बुलाया हम हमेशा गए। मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं कि 3 रोज़ पहले मेरे बाजू का जहाँ गोली लगी थी उसकी बड़ी सर्जरी हुई थी और 19 दिसंबर को ये सर्जरी हुई। 23 दिसंबर को नैब ने मुझे बुलाया। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, मैं वहाँ पर गया और उन्होंने मुझे धर लिया, गिरफ्तार कर लिया और फिर हमें जिन हालात में रखा, ना फिजियोथेरेपी की इजाज़त दी उस सर्जरी के बाद, और मेरे परमानेंट डिफॉर्मेशन है बाजू के अंदर। हम तो नहीं रोए कभी, हमने उन सब चीज़ों का मुकाबला किया, कभी हाई नहीं की, कभी व्हील चेयर पर नहीं बैठे, कभी ना होए होए ओए ओए नहीं की, कभी रोए नहीं टीवी के ऊपर आके। सवाल ये है कि ये जो बहादुरी का दर्स देते हैं, अगर ये कानून इनको बुलाता है तो इन्हें जाना चाहिए। क्यों अपनी खवातीन को शील्ड बनाते हैं, क्यों अपने बच्चों को शील्ड बनाते हैं, क्यों ये छुपते फिरते हैं? अगर इनके हाथ साफ हैं और इनको अपनी बेगुनाही का इतना ही यकीन है तो इन्हें कानून के सामने आना चाहिए। यकीनन इनको कानून भी बेगुनाह कर देगा और अदालतें भी बेगुनाह कर देंगी, लेकिन चूंकि इनके मन में चोर है इसीलिए ये कानून की गिरफ्त से छुपते हैं, भागते हैं और ड्रामे कर रहे हैं। एहसन साहब, ये भी देखना पड़ेगा ना कि कल जिस केस में गिरफ्तारी के लिए आई थी एंटी करप्शन टीम, उस पर ऑलरेडी बेल मौजूद थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये अहकामात कौन दे रहे हैं? साहब भी कह रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। आपके यहाँ से अली अहमद खान साहब ने कहा कि गलत हुआ, पहले भी गलत हो रही थी गिरफ्तारियां, आज भी गलत हो रही है। ये कर कौन रहा है फिर? देखिए, ये तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जैसे आपको टेलीविजन पे कहा एंटी करप्शन वालों ने, मैं तो कहता हूं कि ये जो परवेज इलाही साहब का दौरे हुकूमत था, आप पंजाब सेक्रेटेरिएट में जाएं, बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि 300 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है इस दौरान। जो लाहौर सिटी का मास्टर प्लान जिस तरीके से अप्रूव किया गया है उसमें कितने 100 अरब की करप्शन की गई है। क्यों इनके बेटे फर्जंद जो है वो बाहर मुल्क से बाहर मफरूर हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान आते? हमने तो 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा था, तब भी उस वक्त मैं मुल्क से बाहर था, हम वापस आए थे, आके फेस किया था सारी चीजों को। तो ये इतने बेगुनाह हैं और इतने अपने आप को समझते हैं कि ये आला ओहदे के ऊपर है, मॉरल उसके ऊपर ग्राउंड पे है, तो इनको आना चाहिए। भागे हुए हैं इन्होंने इतनी ऐसा सब ये चीज तो पे सुलेमान शहबाज पर भी अप्लाई होती है, हमजा शहबाज पर भी होती है, नवाज शरीफ पर भी होती है, वो भी अभी तक मुल्क से बाहर हैं, तो वो तो सब पे अप्लाई होती है कि अगर आप कह रहे हैं कि कानून का सामना किया, उन्होंने कानून का सामना किया, झूठे मुकदमात का सामना किया, और आज जनाब शहजाद साहब, आपका प्रोग्राम तो शुरू होना चाहिए था। जो डर्टी जेरी हैं, जो जेरी मैंडरिंग करते रहे अदालतों से, वो लोग, उनकी औलादों की टेपें सामने आ रही हैं, उनकी सासों की टेपें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की अदलिया का जो सर्कस बनाया गया, जिससे नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, जिससे एक हुकूमत को तब्दील किया गया, जिससे एक अनाड़ी को, नालायक को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके आज जिस अजाब और जहन्नम के अंदर पूरा मुल्क झोंका गया है, आज उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। एहसन साहब, बड़े बड़े पर जज बैठे थे और अब उनके मंजर आम पर रिकॉर्ड आ रहे हैं कि किस तरह की वो करप्शन में मुलव्वस है, टिकटें बेच रहे हैं पीटीआई की। वो जस्टिस वजी साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी कि पीटीआई के अंदर ओहदे बिकते हैं, अब ये साबित हो गया कि यहाँ पे टिकटें भी बिक रही हैं। एहसन साहब, हमें अपनी सहाफती जिम्मेदारी का एहसास है और हमने उस हवाले से साकिब निसार साहब से बात भी की है और उनका जो रद्द अमल था वो बड़ा दिलचस्प और हैरान कुन है, जो हम प्रोग्राम में आगे जाके अपने नाजरीन को बताएंगे। तो हमने वो काम किया है जो हमने कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है एहसन इकबाल साहब, अगर आप ये कहते हैं कि छापे मारे जाते हैं इमरान खान के घर पे, छापे मारे जाते हैं परवेज इलाही के घर पे, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते, तो उनको कोई लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये लीडर बनाने की कोशिश कौन कर रहा होगा? क्योंकि जो इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट है वो तो कहीं से भी तहरीक इंसाफ की साइड पे नहीं नजर आती, वो तो उनके खिलाफ नजर आती है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो, मुझे तो कोई बईद नहीं है कि जो उनके अंदर इंतजामिया में कोई हमायती हल्के होंगे, शायद वो इस किस्म के नाटक कर रहे हैं। भाई, अगर जमान पार्क पे आप रेड कर रहे हैं तो इमरान खान को पकड़े। ये इमरान खान कोई रियासत से बड़ा है, क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसी तरह चौधरी परवेज इलाही साहब को अगर आपने पकड़ना है और वो आपकी पकड़ से बाहर है,
ये तो एक बड़ी पुअर रिफ्लेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो लिहाजा इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम, यानी कि आप रेड करके एक बदनामी कमा रहे हैं और वो मुजरिम जिनको कानून की गिरफ्त में होना चाहिए वो आपकी गिरफ्त में भी नहीं आ रहे। वैसे साहब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बख्तरबंद के जरिए उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजे अंदर जाके खिड़कियां तोड़ी गई, वो सही अमल था और उसके नतीजे में गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मुझे लगता है कि ये सब एक फरमाइशी प्रोग्राम है जिससे उनके लिए हमदर्दी पैदा करने का सामान पैदा किया जा रहा है। अगर उन्हें गिरफ्तार करना मकसूद था तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो इतने गैर मौसर हैं कि वो गिरफ्तारियां ना कर सकें। मुझे तो इस बात पे शुबा है कि ये तहकीक होनी चाहिए कि इस किस्म का भूंडा ऑपरेशन किसके कहने पे, अच्छा, जिससे कि बिला वजह उन्हें मौका मिला है कि वो लोगों में एक मजलूम बने। इन्होंने तो इतनी करप्शन की है, 300 अरब रुपए से ज्यादा के दौलत ये लूट कर भागे हैं। इनका बेटा मुल्क से बाहर भागा हुआ है, इनसे एक एक रुपया वसूल करना चाहिए और इसके लिए इनकी गिरफ्त होनी चाहिए। नहीं, वो तो जब साबित हो जाएगा तो बेशक सजा हो। और यही बात जब आप गिरफ्तार हुए या कोई और गिरफ्तार हुआ तब भी यही कहते थे ना, पहले केस साबित हो जाए फिर जो है गिरफ्तारी करें, बजाय इसके कि आप 60 दिन 90 दिन रिमांड में रखें और फिर पता चले कि कोई करप्शन नहीं की गई। जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये इतने सॉलिड केसेस हैं, इनके ऊपर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को तहकीकात करनी चाहिए। सिर्फ जो लाहौर सिटी का मास्टर प्लान है, जिस तरीके से वो दरवाजों को चिटखनियां लगा के बंद दरवाजों के अंदर उसको मंजूर किया गया, सिर्फ वो एक केस जो है उसके अंदर कितने 100 अरब रुपए की करप्शन की गई। लाहौर में बच्चे को हर सरकारी दफ्तर में उसकी पूरी कहानी मालूम है। तो अच्छा, ये पंजाब की निगरान अभी मेरी हुकूमत का फर्ज है तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से बात हुई, उन्होंने कहा ये जो कोशिशें की जा रही हैं नेगोशिएशंस को सबोटाज करने की, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। और इस वक्त इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कि हम उसमें मुलविस नहीं है। कल फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस माहौल में फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे, और जब वफाकी वज़रा से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा गिरफ्तारी से ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो भी कर रहा है ये फिर इस नेगोशिएशंस को खराब करने के लिए कर रहा है। तो कोई ऐसे फोर्सेस क्या इस वक्त एक्टिव हैं जो कि चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस ना हो, ये नाकाम हो? मैंने तो आपसे कहा, मुझे तो ये गुमान है कि इस इंतजामिया में जो पीटीआई या उनकी हुकूमत के कोई लोग या अनासर फेवरेबल हैं, उनके जरिए ये सब नाटक करा रहे हैं ताकि ये लोगों की हमदर्दियां हासिल करें। वगरना अगर मैं समझता हूँ कोई हुकूमत संजीदगी से चाहे कि उसने फैसला कर लिया है, वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है, वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना चाहती है, या कोई भी हुकूमत किसी शख्स को मुल्क के अंदर गिरफ्तार करना चाहती है, उसको इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो 1 मिनट के अंदर उसको अमल कर सकती है। तो लिहाजा इस बात की यकीनन हुकूमत पंजाब को भी तहकीकात करनी चाहिए कि इस किस्म के ऑपरेशन जिनसे कुछ हासिल नहीं होता और बिला वजह इनको एक प्रोपेगेंडे का ईंधन दिया जाता है पीटीआई को, इनका क्या मकसद है और किसके कहने पे ये हो रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी इमरान खान साहब ने एक बात कही है अपने खिताब में। उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमतें तहलील करने की एक वजह यह थी कि वफाक हमारी सूबाई हुकूमतों को फंड्स रिलीज नहीं कर रहा था, हम अपने तरक्याती जो मंसूबे हैं उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे हैं एक वजह यह है असेंबलियां तहलील करने की। तो वफाक ने फंड रोके हुए थे? वफाक ने किसी सूबाई हुकूमत का कोई फंड नहीं रोका था। जो नेशनल फेडरल लेवल पे एडजस्टर होता है उसके साथ ऑटोमेटिकली जो टैक्स रेवेन्यूज होते हैं उनके वसाइल जो हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी भूंडी दलील है। असल में तो इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि हमने आर्मी चीफ पुराने जो थे जनरल बाजवा के कहने के ऊपर अपनी सूबाई हुकूमतों को तोड़ा है। कभी वो जनरल बाजवा को कहते हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की, कभी वो जनरल बाजवा के इतने ताबेदार थे कि उनके कहने के ऊपर अपनी दोनों हुकूमतें तोड़कर उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला दी है। इमरान खान साहब का सुबह मौक़िफ़ कुछ होता है, शाम को कुछ और होता है। मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद वो कह देंगे कि शायद किसी सूबाई हुकूमत के नलके का पानी बंद कर दिया था वफाकी हुकूमत ने, इसलिए मैंने हुकूमत तोड़ दी। तो इस किस्म की चीज़ों से वो खुद अपना मजाक बना रहे हैं। माजी में इमरान खान साहब ये बड़ा वाजे कर चुके हैं कि वो हुकूमत तहलील इसलिए कर रहे थे ताकि वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़े और आप लोग कौमी असेंबली तहलील करते हैं। और कुछ अर्से पहले उनके लीडरान ने यह कहा भी था कि हम समझ रहे थे कि प्रेशर बढ़ेगा और हुकूमत जो है वो गिर जाएगी और फिर आम इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन एहसन इकबाल साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, कल भी कमेटी ने कहा कि हम अपने लीडर्स से पूछेंगे, तो कोई बात हुई आपकी पार्टी में? क्या कोई लचक दिखाई जा सकती है हुकूमत की जानिब से कि असेंबली अपनी मुद्दत होने से पहले तहलील कर दी जाए? देखिए, पहली बात ये, जैसे आपने अभी कहा
इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी की हुकूमतें किसी जमहूरी जज्बे के तहत नहीं तोड़ी। उन्होंने एक सियासी तखरीबकारी के तौर पे खुदकुश हमला किया था कि इससे पूरा निज़ाम गिर जाएगा। वो निज़ाम नहीं गिरा। अब अगर किसी ने तखरीबकारी की है तो उसको तो ट्रॉफी नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो अपने हैंडलर्स के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनके कुछ हैंडलर्स रिटायर हो गए हैं और कुछ उनको गुमान है कि सितंबर के बाद उनके हैंडलर्स खत्म हो जाएंगे, तो वो हर कीमत पे चाहते हैं कि कोई उनका हैंडलर मौजूद हो जिसकी छतरी के नीचे उनको इलेक्शन मिले और वो फिर इलेक्शन को रिग कर सकें या उनके हक में कुछ फैसले हो सके। तो हम चाहते हैं कि असेंबली की मुद्दत जो अक्टूबर में मुकम्मल होगी, बाकी 2 असेंबलियां और कौमी असेंबली, उसको सजा नहीं दी जा सकती अगर एक शख्स ने अपनी जिद की बिना पर या आर्मी चीफ के कहने पर या किसी के कहने पर या अपनी हमाकत के साथ 2 हुकूमतें तोड़ी हैं, तो उस हमाकत की सजा बाकी 2 सूबों सिंध और बलूचिस्तान और मरकज को क्यों दी जाए? आप कह रहे हैं ट्रॉफी नहीं दी जा सकती, लेकिन ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए हो रहे हैं ना, क्योंकि गलत ही सही असेंबली तहलील हो गई तो उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन से हम 105 115 पे चले गए, लेकिन बहरहाल 14 मई को उन्होंने डेट दी है, तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी नहीं दे रहे, तो फिर बीच का रास्ता तो निकालेंगे ना कोई। बस देखिए, मेरा तो जाती तौर पे ये ख्याल है कि इमरान खान साहब बहुत डेस्परेट हैं कि उन्हें कुछ हैंडलर्स की छतरी मिल जाए और उसके तहत ही वो इलेक्शन लड़ें। जो असल अहम बात है मुज़ाकरात में मेरे नज़दीक वो ये है कि हमें तमाम फरीकैन को अगला इलेक्शन चाहे अभी हो चाहे अक्टूबर में हो, हमें उसके लिए एक ज़ाब्ते अखलाक पर इत्तफाक करना है कि अगला इलेक्शन पाकिस्तान में एक नए सियासी बहरान की बुनियाद ना बने। क्योंकि हमारी जो मईशत की सूरत हाल है वो इस वक्त इतनी थिन है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अज़हद ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगला इलेक्शन अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कंट्रोवर्शियल होगा, उसके नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा, तो हम एक ऐसे गर्दाब में फंस जाएंगे जिससे निकल नहीं सकेंगे। तो इसलिए इस मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई को ये भी चाहिए कि वो एक ऐसे ज़ाब्ते अखलाक के ऊपर भी इत्तफाक करे जिससे जब भी इलेक्शन होता है उसके नताइज को कबूल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, हमारे साथ ब्रेक लेंगे, इसके बाद इसी मामले पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे कल छापा मारा गया। बख्तरबंद गाड़ी से उनके घर के दरवाजे तोड़े गए और परवेज़ इलाही साहब तो घर पे नहीं थे, लेकिन वहाँ से 27 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें उनके नौकर भी मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जैन अली भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान है चौधरी परवेज़ इलाही के। बहुत बहुत शुक्रिया जैन अली भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैन साहब ज़रा बताइएगा ये मामला क्या हुआ है कल, क्योंकि दोपहर में उनको जमानत मिल चुकी थी और जब पुलिस वहाँ पर आई और एंटी करप्शन के लोग आए तो उनको भी बताया गया था कि जमानत है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसरार किया कि अंदर जाएंगे, अरेस्ट करेंगे। क्या वजह बनी इसकी? ये देखें जी, मुकदमा नंबर 6/23 एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गुजरांवाला डिवीजन के अंडर जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ था चौधरी परवेज इलाही साहब पर। और उसकी जो है ऑनरेबल कोर्ट से जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को 6 मई तक जो है वो अबूरी जमानत जो है वो मिल चुकी थी। कल जब एंटी करप्शन की टीम ने जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की रायशगाह के ऊपर आए हैं, तो चौधरी परवेज इलाही साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने उनको ब्रीफ किया है कि जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वो बेल मिल चुकी है, लेकिन दे वर इंसिस्टिंग कि जी हमने एनी केस जो है वो गिरफ्तार करना है और हमारे पास जो है वो अभी तक कोई इत्तला नहीं है। फिर हमने जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी इनका कॉल पे राब्ता करवाया, तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जी कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि चौधरी परवेज इलाही साहब को 6 मई तक बेल मिल चुकी है। लेकिन वो जो प्लान तरीके से आए थे और ये एक नई तर्ज सियासत के ऊपर जो है वो जुल्म बर्बरियत, फिस्तायत, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने तमाम मीडिया चैनल्स की डीएसएनजीज ने लाइव कवर किया है कि जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी ने जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के जो घर है उसके गेट को तोड़ा है। उसके बाद घरेलू मुलाजमीन, घरेलू पाबंदा खवातीन जो है वो उनको जिस तरह इन्होंने जो है वो जदोकोब किया है, जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि बापर्दा खवातीन के साथ इस तरह का जो सलूक है वो नाकाबिले बर्दाश्त। सब चौधरी परवेज इलाही साहब घर पर मौजूद थे जब ये छापा पड़ा? जब चौधरी परवेज इलाही साहब के घर जो है वो पुलिस ने रेड किया है, उस टाइम चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो बिल्कुल घर पर मौजूद नहीं थे और हमने उन्हें कहा कि आप 2 से 3 अफराद जो है वो
आप भेजें, हम उनको सारा जो है वो घर उसका विजिट करवा देते हैं। सर्च वारंट जो है वो भी इनके पास नहीं थे और ये प्लान्ड आए थे। ये बिल्कुल जो है वो एक शीशे तोड़ने आए थे, दरवाजे तोड़ने आए थे, खवातीन के साथ बदसलूकी करने आए थे। ये मुलाजिमीन लेकिन को आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको ये कहा कि 2-3 लोग अंदर आके ये देख लें, लेकिन जो डीजी एंटी करप्शन है उनका तो मौकिफ ये है कि एक तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इसलिए वो गिरफ्तारी चाहते थे और वो कह रहे थे कि पथराव हुआ, पेट्रोल बम बाहर फेंके गए और वो भी फुटेजेस में देखा जा सकता है। सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ बख्तरबंद को देखा जा सकता है, तो जो अंदर से पथराव हुआ वो भी रिपोर्टर्स ने देखा, डीएसएनजी ने दिखाया। तो ये क्यों रद्द-ए-अमल की जरूरत पड़ी जब परवेज इलाही साहब घर पे ही नहीं थे? तो ये बिल्कुल जो है वो हम बिल्कुल जो है ये बिल्कुल गलत बात है जो एंटी करप्शन वाले कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो जिस शख्सियत का नाम है, क्या उनके साथ ये सलूक होना चाहिए? वो तो तमाम तबकात के लिए जो है वो काबिल एहतराम है, तमाम सियासी पार्टियों के लिए, बल्कि ये वो वजीर आला है कि जिन्होंने आज तक अपने दौरे हुकूमत में किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि एक खुद साख्ता मुकदमा बना के एक झूठी मनगढ़ंत FIR को जो है वो मद्देनजर रखते हुए उसने बेल दे दी है कि वो एक प्लान या एक इंतकाम की इस हद तक वो उतर चुके थे कि बिल्कुल ताकत के नशे में जो है वो निगरान हुकूमत अंधी हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता लगा कि जो है वो किस शख्सियत को जो है वो बिला वजह और जो है वो इस तरह जो है इंतकाम का जो है वो निशाना बना रहे हैं। सही, लेकिन उन पे इस वक्त जो करप्शन के इल्जाम है वो तो ऑब्वियसली तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि सच है या गलत है। लेकिन फिर ये इंतजाम जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, आपके ख्याल में वो थे इस ऑपरेशन के पीछे? जी बिल्कुल, जो है वो PDM तबका जो है और उनके जो सब ऑर्डिनेट हैं पंजाब के अंदर जो है वो निगरान वजीर आला, जो केयर टेकर सेटअप का जो काम होता है बिल्कुल डे टू डे या डेली टू डेली बिजनेस को जो है वो सिर्फ देखना। और जब से वो 3-4 माह से आई हैं वो जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो विक्टिमाइजेशन। लेकिन PDM तो अलग है और पंजाब में निगरान हुकूमत तो अलग-अलग है ना? लेकिन जो है वो उन्हीं के सबऑर्डिनेट हैं जी, मोहसिन नकवी साहब, उन्हीं को खुश करने के लिए जो है ये जो है वो सारा जो है वो ड्रामा जो है वो रचाया गया। ये सारा मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत में चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर हमला जो है वो जमहूरियत पर हमला है। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इतने बड़े सियासी खानदान और इतनी बड़ी फैमिली, जो पॉलिटिकल फैमिली, एक सियासी बाशऊर लोग जो है वो उनके साथ जो है वो किस किस्म का सलूक किया गया। एक तो ये मुजम्मत लफ्ज भी मैं समझता हूँ कि छोटा है, मुजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन मुजम्मत लफ्ज जो है वो छोटा है और ये बिल्कुल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त और अजीब रवैया। लेकिन इस पे जैन साहब ये दोनों तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो मनाजिर देखे गए वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे, अफसोसनाक थे कि बख्तरबंद से दरवाजा तोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, ये भी नहीं होना चाहिए था। कम से कम इस बात को आप एक्सेप्ट करें। लेकिन अब ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? क्योंकि आज एक और FIR कर दी है और दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी है परवेज इलाही साहब के ऊपर। और बिल्कुल ये आप देखें कि चौधरी परवेज इलाही साहब जब घर पर मौजूद ही नहीं है और उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफात लगाकर जो है वो FIR दे दी गई है। ये क्या है? ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्या जमहूरी इक़्तिदार ये है? क्या जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो उनका ये काम है? ये इस तरह के जो है वो ओछे हथकंडे क्या हमारे हौसले पस्त कर देंगे? हम फ्रॉम द डे वन चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब का ये स्टैंड था कि वी स्टैंड फर्म विद इमरान खान साहब। पहले दिन से इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और ये जितनी तकलीफ जो है वो सऊदतें बर्दाश्त कर रहे हैं हम, बिल्कुल ये पाकिस्तान के साहब अभी मेरे साथ प्रोग्राम में SN इकबाल साहब थे, उन्होंने कहा कि उनको तो ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लोग हैं जो कि परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इस किस्म का ड्रामा रचाया गया ताकि शायद उनकी मकबूलियत में कोई इजाफा हो जाए। वो कह रहे हैं अदरवाइज ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस पकड़ने आए और गिरफ्तारी भी ना हो। इकबाल साहब को कहीं ना मामले की इंक्वायरी करें और मामले को देखें, या तो इसको ऑन करें तो या फिर इसे इजहार ला ताल्लुकी करें। ये क्या बात है कि आप की हर वक्त हर मामले में तो नहीं हो। सही, वैसे इसहाक डार साहब ने तो ला ताल्लुकी का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन अली भट्टी साहब हमारे साथ चौधरी सालिक हुसैन साहब मौजूद हैं, चौधरी शहजाद साहब के साहबजादे। बहुत बहुत शुक्रिया सालिक हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सालिक साहब, जो कल हुआ चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे या आपके घर पे दुरुस्त इकदाम था हुकूमत की जानिब से या उसकी मजम्मत करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, भरपूर तरीके से मजम्मत करनी चाहिए।
और क्या हुआ है ये जरा बताइएगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत, वो तो हमें काफी सारे एविडेंसेस हैं कि तहरीक इंसाफ के फेवर में तो नहीं नजर आते, उनके खिलाफ ही नजर आते हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ जी, ये मैं तकरीबन रात के खाने के बाद अपने वालिदैन के घर पे ही था, उनके साथ ही। तो वो तकरीबन 10:30-11 बजे आराम करने के लिए चले गए, तो मैं अपने घर पे आ गया। मेरा घर मेरे वालिद साहब की बैक साइड पे, और मेरा जो कमरा है वो ओवरलुकिंग है उनके घर को। तो तकरीबन उसके कोई घंटे डेढ़ के बाद मुझे बहुत सारे शोर की, और जिस तरह होता है ना कोई बहुत जोर से जिस तरह कोई दरवाज़ा तोड़ा हो, उस तरह की आवाज़ें आई। तो मैं वहाँ से भाग के अपने वालिद साहब के घर आया हूँ। तो हमारा जो मेन मेरे वालिद साहब का घर की एंट्रेंस का दरवाज़ा है, वो उसके शीशे टूटे हुए थे, और जो रॉड आयरन था उसके पीछे पुलिस वाले कोई तकरीबन 50 के करीब, और साथ परवेज इलाही साहब की साली और उनका वकील आमिर रहा जो खड़ा हुआ था। और वो पुलिस वालों को बार बार कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब इस घर में मौजूद हैं, यानी चौधरी शुजात साहब के घर में। तो मैं वहाँ पहुँचा, उनको मैंने बताया, मैंने कहा जी कि मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ मेरे वालिद और वालदा हैं, अंदर मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तो मेरी जो परवेज इलाही साहब की साली और मेरी फूफो है, वो उनको बार बार कह रही थी कि नहीं अंदर ही हैं, दरवाजा तोड़े आप। अच्छा, उनकी आपकी फूफो और चौधरी साहब की साली जो है वो ये कह रही थी कि परवेज इलाही साहब अंदर ही हैं, आप तोड़े दरवाजा। जी 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 जी, मैं इस बात पे हैरान हूँ। वो उनके घर से ही आई थी। वो किसके कैंप में है? वो आप लोगों के साथ है सियासी तौर पे, परवेज इलाही साहब के साथ है, किसके साथ है वैसे? वो परवेज इलाही साहब के साथ है जी। अच्छा, उनके साथ है, फिर भी उन्होंने क्या आप कह रहे हैं? जी, परवेज इलाही साहब के वकील भी उनके साथ ही थे। तो मतलब ये इस तरह की हरकतें, ये तो वही बात होगी, आपके घर कोई चोरी करने आए, आपको नहीं, साथ वाले घर चले जाओ, वहाँ पे मतलब मैं आपको खुद ले जाता हूँ वहाँ पे। तो बहरहाल ये तो एक था, मैंने कहा आपको इंटरनल एक सिचुएशन बता दूं। उसकी वजह ये है कि हर बंदा ये कह रहा है कि जी शायद ये हमने खुद ही करवाया। मेरे इख्तियार में भी हो ना भाई, तो मैं फिर भी कभी ना ये काम करूँ, परवेज इलाही साहब के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो। आपने राब्ता किया चौधरी परवेज इलाही साहब से या मुनिस इलाही साहब से इसके बाद, इस वाक़े के बाद? नहीं, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है जी। राब्ता उनको करना चाहिए, क्योंकि उनको तो खराश नहीं आए, मुझे तो 7 टांके लगे हैं जी। 7 टांके कल के वाक़े में लगे आपको? जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, और विक्टिम भी वो बन गए हैं जी। नहीं, लेकिन आपके ख्याल में क्या घर के अंदर भी सियासत चल रही है जी? अच्छा, एक तो चोटें आपको लगी, लेकिन विक्टिम तो वो भी है ना, आप खुद कह रहे हैं मुजम्मत होनी चाहिए जिस किस्म का वाकया हुआ। बिल्कुल होनी चाहिए जी, 100% होनी चाहिए जी, और मैं करता भी हूं। कौन इसके पीछे, इस इंसिडेंट के पीछे? मुझे तो वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई है जी, और उन्होंने तो बड़ा यानी अफसोस का भी इजहार किया और इसकी मजम्मत भी की है। तो वफाकी हुकूमत का तो ऑपरेशन नहीं था, ये तो एंटी करप्शन पंजाब ने ऑपरेशन मेरे ख्याल में किया। साहब, आप भी सियासत से एक अरसे से वाबस्ता हैं, आपको पता है कि एक केयर टेकर हुकूमत के दौरान एक इदारा साबिक चीफ मिनिस्टर के घर पे ऐसे तो नहीं छापा मार सकता, कोई ना कोई सपोर्ट बैकिंग होगी तो ही होगा। अब या तो ये वफाकी हुकूमत की पुष्पनाई पे कर रहे हैं या किसी और की पुष्पनाई पे कर रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट तो बोझ नहीं उठा सकती ना इन मामलात का। मेरा तो जी इससे टोटल मैं समझता हूँ लाइल्मी है। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ ज़रूर, अभी आपसे बात हुई है इसके बाद, कि वज़ीर आज़म साहब से ये कहता हूँ कि जी आप ऐलान करें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले की। ओके, और अभी भी इतलात आ रही है कि ज़हूर इलाही साहब के घर के बाद दोबारा पुलिस आ गई है? पता नहीं जी, कोई आइडिया नहीं जी। ठीक, आप घर पर हैं इस वक्त? जी, लेकिन मुझे इसकी इतला नहीं है जी इस बात। सही, तो आपने वज़ीर आज़म से कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? मैं उन्हें कहूँगा जी, अभी आपने ये जो बात की है इसके बाद मेरे ज़हन में ये बात आई है कि मुझे ये बात करनी चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर चौधरी के साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद जो ऑडियो क्लिप आई है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे टिकट के हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारी खुसूसी गुफ्तगू भी हुई है साकिब निसार साहब से, और उन्होंने क्या कहा है, उनका जो इस पर रद्द अमल था बहुत दिलचस्प और हैरानकुन भी है। आपको सुनाते हैं एक ब्रेक बाद। वेलकम बैक। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों को जो टिकट्स जारी किए हैं उस पर सवालात उठ रहे हैं। कई कारकुनान सरापा एहतजाज हैं, और अब इस हवाले से एक के बाद एक ऑडियो लीक्स आ रही हैं। अहम बात यह कि 2018 के आम इंतखाबात और इसके बाद मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात के तजुर्बात से सीखते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट्स वो खुद अपनी निगरानी में जारी करेंगे, क्योंकि माजी में टिकट्स की तकसीम में पैसा चलता रहा है, लेकिन अब टिकट्स किसी की सिफारिश या पैसे के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर दिए जाएंगे।
मगर अब जो ऑडियो सामने आ रही है वो इमरान खान के दावों पर सवालात उठा रही है कि क्या वाकई पंजाब में आम इंतखाबात के लिए टिकट्स मेरिट पर बांटे गए या सिफारिशों और करोड़ों रुपए में फरोख्त किए गए। क्योंकि आज सुबह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट होल्डर अबूजर चदड़ और अपने दोस्त मियां उजैर के साथ जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है उसने टिकट की तकसीम के मामले को मुतनाज़ा कर दिया है। और अहम बात यह है कि हमसे खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने टिकट होल्डर अबूजर की सिफारिश करने की तस्दीक भी कर दी है, जिसकी तफसीलात हम आगे जाके आपको बताएंगे। इस ऑडियो लीक में अबूजर साकिब निसार के बेटे नजम साकिब से कहते हैं कि आपकी सारी कोशिशें रंग ले आई हैं, जिस पर नजम साकिब कहते हैं कि जी मुझे इल्म हुआ है, अब बताएं करना क्या है, बस अब बाबा से मिलने आ जाएं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हाँ जी ये आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी तो अब बताएं अब क्या करना क्या अब। अभी टिकट पे छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, मर्जी है तेरी, वो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है बस ठीक है। इस ऑडियो में अबूजर और नजम साकिब तस्दीक करते हैं कि अबूजर को टिकट उनके वालिद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मेहनत की वजह से मिला है, जबकि दूसरी मुबैना ऑडियो लीक में नजम साकिब अपने दोस्त मियां उजैर से अबूजर को टिकट दिलवाने के बदले में पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में नजम साकिब उजैर से कहते हैं कि अब बताएं क्या सीन है, जिस पर उजैर कहता है कि मैं बात कर लेता हूं, मगर नजम साकिब गुस्से में आकर कहते हैं कि क्या मतलब है बात कर लेता हूं, सब कुछ पहले से तयशुदा था, 1-20 से नीचे ना लेना ये बहुत बड़ी चीज है। जिस पर नजम साकिब का दोस्त उजैर कहता है कि हमारी जबान हो चुकी है। तो काम किसने करवाया? प्योरे तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन दैट डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूं कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, 1-20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि यार उजैर मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, 1-20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम तो मेरे लिए तुम वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। नजम साकिब अपने दोस्त उजैर से कहते हैं कि 1-20 से कम ना लेना, बात हो चुकी है, और अगर ऐसा ना किया तो मैं अबूजर से डायरेक्ट हो जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट की तकसीम के लिए पैसे चलने का मामला एक अहम मामला है, जिसकी तहकीकात होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि इस बात की तहकीकात की जाए कि क्या यह ऑडियो दुरुस्त है या नहीं, और लोगों की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड कौन कर रहा है। इस मामले पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है, और हमने अबूजर से रब्ता करने की कोशिश भी की तो उनका भी कोई जवाब नहीं आया। मगर हमारा रब्ता करने पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस लीक्ड ऑडियो पर दिलचस्प और रद्द-ए-अमल दिया है, और इस बात की तस्दीक की है कि जो ऑडियो लीक हुई है वो उनके बेटे ही की है। जब हमने साकिब निसार से पूछा कि क्या ये ऑडियो लीक उनके बेटे नजम साकिब ही की है, तो साकिब निसार ने कहा कि ऑडियो लीक में नजम साकिब ही की आवाज़ है, मगर नजम की आवाज़ को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। साकिब निसार ने मजीद कहा कि जिन लोगों ने यह ऑडियो लीक बनाई है वो बदतरीन मुनाफिक है। हमने साकिब निसार से सवाल किया कि इस ऑडियो लीक में तो पंजाब असेंबली की टिकटों की तकसीम के हवाले से बात हो रही है, और नजम साकिब कह रहे हैं कि आपने यानी कि साकिब निसार ने इसके लिए बहुत काम किया है। उस पर साकिब निसार ने अपने किरदार से इनकार करने के बजाय कहा कि इससे किसी को नुकसान हुआ है तो बताएं, आपका नुकसान हुआ है तो बताएं, मैं एक प्राइवेट आदमी हूं और मैं किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूं। हमने साकिब निसार से मजीद पूछा क्या सिफारिश करने के लिए पैसे भी लिए जा सकते हैं। इस सवाल के जवाब में साकिब निसार ने कहा कि पैसे लेने वाले पर लानत हो। यानी साकिब निसार इस बात का तो एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने अबूजर की टिकट के लिए सिफारिश की, मगर सिफारिश के बदले में पैसे लेने को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इन ऑडियोज में जिस शख्स यानी अबूजर को टिकट मिलने की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर पे PP 137 शेखुपुरा से उन्हें टिकट जारी नहीं किया था। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो 20 अप्रैल को जारी की गई थी, उस लिस्ट में अबूजर के बजाय
मलिक इकबाल का नाम दर्ज था, मगर 26 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की उसमें मलिक इकबाल की जगह अबू जर को टिकट जारी कर दिया। यानी ये मुमकिन है कि PP 137 में उम्मीदवारों की तब्दीली का फैसला साकिब निसार की सिफारिश के बाद किया गया हो। इसके अलावा साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर हुकूमती हलकों से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौने वक्त बने बैठे थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत कि उसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट की तकसीम के मामले को मुतनाज़ा कर दिया है, जबकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद चौधरी हफीज़ के साथ होने वाली गुफ्तगू लीक हुई थी, जिसमें चौधरी हफीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट का तकाजा करते हैं, मगर उसके जवाब में एजाज चौधरी सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा कराने का तकाजा करते हैं। मैं चौधरी हफीज बोल रहा सर, नवाब शाह इस्लामाबाद तो जी। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ PP 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਬਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ तो आज जी चेयरमैन ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਕੋਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਰ ਕਿੰਨੀ? ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰ। ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ तो वो थोड़ी मर्जी है। पहले एजाज चौधरी और अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स में जिस किस्म की बातें सामने आ रही हैं वो इमरान खान के अपने मेरिट के दावों के बरक्स हैं, क्योंकि पंजाब और KP के असेंबली तहलील करने के बाद इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि इस बार सारे टिकट्स वो खुद जारी करेंगे, खुद तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि पिछली बार टिकट्स तकसीम में पैसा चला था, मगर इस बार सिर्फ मेरिट पर टिकट मिलेंगे। एक का टिकट मैंने खुद अपनी तरफ से, पहले हमारे टिकट में और लोगों के ऊपर छोड़ देता था टिकट देना, लेकिन मुझे पता है 2018 के टिकट बड़े गलत बांटे गए हैं और मुझे पता है कि उसमें बदनीयती भी थी और पैसा भी चला था कई जगह पे, इसलिए इस बार ये टिकट मैं खुद दे रहा हूं। ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि मेरिट है वो मैं उसके मुताबिक टिकट दूंगा। इमरान खान मेरिट पर टिकट देने के दावे कर रहे थे, मगर अब जो ऑडियो सामने आ रही हैं उससे कई सवालात जन्म ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस मरतबा भी वही इल्ज़ाम लग रहे हैं जो माजी में लगते रहे। जबकि इमरान खान माजी में कई बार अपने मुखालफिन पर सियासत में पैसा चलाने के इल्ज़ाम लगाते रहे। वो ये कहते रहे कि एक MPA का 4 करोड़ में टिकट बिकता है, 4 करोड़ का रेट है, जो पैसे देकर सियासत में आएगा वो अवाम की खिदमत कैसे करेगा। जमहूरियत की भी डिस्क्रेडिट होती है और हमारा जो सेनेट है वो भी डिस्क्रेडिट हो जाता है जब लोगों को पता चले कि जी पैसे देके कोई आया है। लोगों की जमीरों को खरीदने के लिए 4-4 करोड़ रुपया दिया गया। अपनी पार्टी के अंदर इंक्वायरी करवा रहे हैं, अगर किसी के पास सबूत है हमें दें। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। इमरान खान दूसरों पर सियासत में पैसा चलाने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर इनकी पार्टी पर मुसलसल टिकट के बदले पैसे लेने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में ऐसा हुआ। 2021 के सेनेट इलेक्शंस में बलूचिस्तान के अब्दुल कादिर को 70 करोड़ रुपए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट देने के इल्ज़ाम लगे। सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा लियाकत जतोई ने अपनी जमात पर सैफुल्ला अबलो को 35 करोड़ रुपए में सेनेट का टिकट देने का इल्ज़ाम लगाया और अब भी इसी किस्म के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।